ओके तो सोलर सिस्टम का ये सेकेंड लेक्चर है। इन द सोलर सिस्टम द सेंटर, सेंटर में क्या है? सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये बताया था आपको। इनिशियली जो 4 प्लैनेट्स है दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट, ये मैं बता चुका हूँ आपको मर्क्यूरी के बारे में। देन वीनस, द अर्थ, देन मार्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड आउटसाइड ये जो आप देख रहे हैं दिस सेक्शन। सो बेसिकली दिस सेक्शन, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? आपका क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट मीन्स व्हाट? दिस व्हाट इज मीन बाय द क्यूपर बेल्ट, मतलब ये एक तरह का कचर पट्टी है, कचरा है, सोलर सिस्टम के बाहर है। तो सोलर सिस्टम के बाहर है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट है। देर आर मेनी स्मॉल प्लैनेट्स इन द क्यूपर बेल्ट। बेसिकली दिस बेल्ट इज कॉल्ड क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट इज द इज द डेब्रिस बेल्ट। डेब्रिस मीन ये पूरा स्क्रैप्स है, पूरा का पूरा जो है ये डेब्रिस बेल्ट है। इसमें भी बहुत सारे स्मॉल प्लैनेट्स हैं, जैसे प्लूटो, मेक, सेरस, एरिस। तो ये सब जो है देर आर मेनी स्मॉलर प्लैनेट्स आर इन, ये किधर गया? ओके, आर इन द क्यूपर बेल्ट। ऑल दोज आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इसे क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ वाई? ड्वार्फ प्लैनेट because they are very small. That's why even Pluto is considered as the dwarf planet in October 2006 due to 3 reasons. 3 कारण से 3 reasons. First of all, Pluto does not behave like the other planet because जो अदर प्लैनेट्स है दे डोंट डिस्टर्ब टू ईच अदर, बट प्लूटो इंटरसेक्ट्स द ऑर्बिट ऑफ द नेपट्यून। इट मीन्स इट डज नॉट बिहेव लाइक द अदर प्लैनेट। सेकेंड कंडीशन, Pluto is outside of the solar system, although Pluto revolves around the sun, but it is outside of the solar system. And third thing, Pluto is very small, and along with Pluto, many other dwarf planets have been discovered. That's why Pluto को October 2006 में planets कैटेगरी से अलग कर दिया। Okay, तो some details about the Jupiter. See, Jupiter is called winter planet. What? Winter planet because it has low temperature around -180 डिग्री सेल्सियस। जुपिटर में बहुत कम टेम्परेचर है, -180 डिग्री सेल्सियस। दैट्स वाई जुपिटर इज कॉल्ड विंटर प्लैनेट। ये सब तो मैं बता दिया था ना कि ये जो 4 है, आउटर प्लैनेट, गैसेस प्लैनेट, जोबियन प्लैनेट, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये जो सम डिटेल्स है हम लोग डिटेल्स ही देख रहे हैं। ये लार्जेस्ट है, जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट है, ये मैं बता दिया था। जुपिटर इज द लार्जेस्ट। जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द डे, 9.6 आवर्स ही इसका रोटेशनल पीरियड है। सबसे छोटा दिन जुपिटर का होता है, बता चुका हूँ। जुपिटर हैज़ सम रिंग्स, इट हैज़ सम रिंग्स। एक्चुअली रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल, gases and dust particles. So there are many rings around the Jupiter and all those are made up of the ice crystals, gases and dust से बना होता है। According to current affairs, current news, वैसे बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन current news के अकॉर्डिंग there are 94 satellites
जुपिटर हैज 94 सैटेलाइट्स। जुपिटर पे कितना 94 सैटेलाइट्स है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स क्या है। वैसे आप बुक में देखोगे तो बुक में कितना है, कुछ बुक में 72 दिखेगा, कुछ कुछ बुक में जो है 84 दिखाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ रिसेंट डेटा, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, अभी जो डिस्कवर्ड हुआ है रिसेंटली। सो जुपिटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट मीन्स मून। जुपिटर पे टोटल 94 मून्स है, 94 सैटेलाइट्स है। 94 सैटेलाइट्स में गैनीमेड, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, जैसे अर्थ पे एक सैटेलाइट का नाम क्या है, मून, अर्थ के सैटेलाइट का नाम मून बताया था आपको। मार्स के जो दो सैटेलाइट है, इसके दो सैटेलाइट है, एक का नाम बताया था फोबोस एंड सेकेंड इज डीमोस। सेम वे जुपिटर हैज 94 सैटेलाइट्स अमंग गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, गैनीमेड है। एंड गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ होल ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो गैनीमेड है, इवन लार्जर देन द अर्थ, अर्थ से भी बड़ा है। जुपिटर के पास एक और सैटेलाइट है जिसका नाम है यूरोपा। क्या नाम है, यूरोपा। यूरोपा सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। इट इज थॉट दैट इन फ्यूचर लाइफ में बी पॉसिबल ऑन दैट सैटेलाइट। ऐसा मानते हैं कि यूरोपा सैटेलाइट जो है, जिस तरह का हमारे अर्थ पे यूरोप का क्लाइमेट है, वैसे ही उस सैटेलाइट का क्लाइमेट है। इन फ्यूचर वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, इसलिए नाम उसको रखा है यूरोपा। तो वी हैव सीन सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द जुपिटर। क्लियर? ओके, नाउ वी कम ऑन द पॉइंट सैटर्न। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ओके चलेगा ना? चलिए मैं अरेंज कर देता हूँ। नाउ सम इम्पोर्टेंट information about the Saturn. Saturn is the lightest planet. Is the lightest planet. Lightest planet of the solar system. सोलर सिस्टम सबसे हल्का, सबसे लाइट जो है वो सैटर्न है। इवन लाइटर देन द वाटर, वाटर से भी बहुत हल्का है। वाटर पे क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, इट जस्ट फ्लोट्स ओवर वाटर। सो इट इज़ द लाइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इवन इसकी डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी इसका वाटर की डेंसिटी से भी कम होता है। ओके, सैटर्न इज येलो प्लैनेट, इट लुक्स येलो कलर। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ आर्गन, सम अमाउंट ऑफ मीथेन and some amount of neon gas. What? Saturn contains argon, methane and neon gas. That's why it looks in yellowish color. तो एक्चुअली ये येलो प्लैनेट भी हम बोल सकते हैं। ओके, Saturn has well organized rings. Saturn has 7 well organized rings. Saturn के जो रिंग्स है वो प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। टोटल 7 रिंग्स है। कितने? 7 रिंग्स है। नेम्ड A, B, C, D, E, F, G. Okay, 7 rings. Saturn has 7 rings made up of ice crystals, dust particles, and etc. A, B, C, D, E, F, G. Okay, Saturn के 7 rings है, and you know that rings are made up of ice crystals, dust particles, and gases. Okay. Okay, sure. Okay, now Saturn has 84 satellites. Among 84, Titan is the largest one. Titan जो है वो Saturn के जो 84 सैटेलाइट्स है उसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन। पूरे सोलर सिस्टम में गैनीमेड जो है वो जुपिटर का है, पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सैटेलाइट है। लेकिन जो सैटर्न के पास 84 सैटेलाइट्स है उसमें सबसे बड़ा है टाइटन। ओके, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो वी हैव सीन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सैटर्न। नाउ सैटर्न को हिंदी बोलते हैं शनि। अब हम बात करते हैं यूरेनस, हिंदी में अरुण।
तो बेसिकली यूरेनस, दिस इज द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी डिस्कवर्ड थ्रू टेलीस्कोप। ये फर्स्ट सैटेलाइट है जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया। इसके पहले जितने सैटेलाइट है इसको थ्रू आई, नेकेड आई के थ्रू ही हम लोग डिस्कवर कर चुके थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो डिस्कवर कर चुके थे। लेकिन यूरेनस इज द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज डिस्कवर्ड थ्रू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से डिस्कवर करने वाला पहला सैटेलाइट क्या है? यूरेनस है। यूरेनस इज कॉल्ड लेइंग प्लैनेट। वाई लेइंग? बिकॉज लेटा हुआ ग्रह। ये क्या है? सोया हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह बोल सकते हैं, बिकॉज इसका एक्सिस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। इसका एक्सिस क्या है? ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो रोटेट होगा कुछ ऐसे रोटेट होता है। इट मीन्स व्हाट कि यूरेनस के वन पोल पे हमेशा लाइट होगा और अदर पोल पे हमेशा डार्क होगा। वन पोल पे हमेशा दिन होगा और अदर पोल पे हमेशा रात होगी। आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज लेइंग प्लैनेट। ये ऐसा झुका हुआ है, ऐसा बेंड है आप, और ऐसे ये घूम रहे हैं, ऐसे ये घूम रहे हैं। आई बात समझ में? इसीलिए इसको बोलते हैं लेइंग प्लैनेट। ओके, सोया हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह, ये तो समझ गए आप। ये मैं बता चुका हूँ। यूरेनस और वीनस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ये मैं बता चुका हूँ। यूरेनस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। वाई ग्रीन प्लैनेट? बिकॉज यूरेनस कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस, और वी नो दैट मीथेन गैस क्या है? ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस से बना हुआ है यूरेनस। कौन सा? CH4। इट लुक्स इन ग्रीनिश कलर। तो अगर ग्रीनिश कलर है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा? ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। यूरेनस इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। यूरेनस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्शी प्लैनेट। व्हाट? मार्शी प्लैनेट। वाई मार्शी? बिकॉज मीथेन गैस इज कॉल्ड मार्शी गैस, दलदल, मार्शी। इसको हम मार्शी प्लैनेट भी बोलते हैं यूरेनस को। ओके, यूरेनस हैज 5 रिंग्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलन। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलन। सो यूरेनस हैज 5 रिंग्स। ये 5 क्या है? इसका रिंग्स है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलन। तो 5 रिंग्स। यूरेनस हैज टोटल 27 satellites and Triton is the largest among them। देखो यहाँ पे टाइटन था, ये ट्राइटन है। ट्राइटन अलग अलग है। तो आई होप यूरेनस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, राइट? क्लियर? ओके, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेपट्यून। देखो नेपट्यून जो है सबसे लास्ट में है, सबसे दूर है, तो ऑफकोर्स फादर मोस्ट प्लैनेट। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा? सबसे कोल्ड भी होगा, कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। सबसे ठंडा ग्रह क्या है? सॉरी, नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। नेपट्यून इज कॉल्ड ट्विन ऑफ द यूरेनस, ट्विन्स ऑफ यूरेनस। Okay, Neptune has total 14 satellites. What? 14 satellites. Ariel is the largest among them. Ariel is the largest among them. So some important information about the Neptune. Okay, so we have finished 8 planets in our solar system along with the sun. Okay, sun or inner 4 planets and outer 4 planets. So we have finished all these, right? ये नोट्स में है, हाँ नोट्स में है, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दिया हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है ये तो प्लैनेट के बारे में समझ में आ गया, लेकिन as we know that all these planets revolve around the sun। ये सारे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, ये तो आपको पता ही होगा, नो डाउट। सो दिस इज द डेब्रिस बेल्ट। ओके, सो हियर यहां भी क्या है? डेब्रिस बेल्ट है। एक मिनट, देखो ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे भी क्या है? डेब्रिस बेल्ट है, कचर पट्टी है, जो बताया था आपको। तो दिस बेल्ट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। व्हाट?
asteroid belt. So there are many smaller bodies made up of rocks. ये भी क्या पत्थर से बना हुआ छोटे छोटे बहुत सारे बॉडीज है. They are revolving around the sun between the orbit of Mars and Jupiter. आप देख सकते हो मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो ये ऑर्बिट है. सो देर आर मेनी स्मॉलर बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ओके, सो दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड. एस्टेरॉइड. ओके, एस्टेरॉइड actually it is also called minor planet. Why minor planets? Because these are very small and revolve around the sun. That's why these are called minor planet, and these are also called planetoid. So planetoids means they are not planets but they are somehow कुछ similarities है planet जैसा. तो हम बोल सकते हैं कि ये सन के अराउंड घूम रहा है, तो इसलिए बोलेंगे दे आर प्लैनेटॉइड्स. तो एस्टेरॉइड्स, माइनर प्लैनेट्स एंड प्लैनेटॉइड्स ऑल आर सेम. ये सारे नाम जो है इसी का है. सो देर आर मेनी स्मॉलर बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स हैविंग इरेगुलर शेप. इसका शेप भी प्रॉपर नहीं है. दे हैव इरेगुलर शेप. ओके, दे मूव इन इरेगुलर पाथ ऑल्सो. इसका जो पाथ आप देखोगे, ये पाथ भी जो है वो क्या इरेगुलर है, ये पाथ भी सही नहीं है. विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका जो मोशन है, इसका जो स्पीड है, वो स्पीड भी क्या है कि सेम नहीं है. मतलब क्या ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है. तो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द नॉन यूनिफॉर्म और irregular orbits with non-uniform motion. So up to now, ध्यान देना, up to now 5000 asteroids have been discovered. कितने asteroid? 5000 asteroids have been discovered as of now. अभी तक जो है 5000 asteroids को डिस्कवर किया है. among them सबसे बड़ा जो है Ceres is the largest among them. Ceres asteroid is the largest among 5000 asteroids. अब देखो, जुपिटर के ऑर्बिट में जो एस्ट्रॉयड है उसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स. नाम सुने होंगे शायद से, ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स इज द नेम ऑफ द एस्ट्रॉयड, रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर. आप बोलोगे सर अगर उसी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व हो रहा है तो दोनों कोलाइड क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये दोनों का स्पीड सेम है. अगर स्पीड सेम होगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. दे डोंट कोलाइड टू ईच अदर, इसलिए कोलाइड नहीं होता है विथ सेम स्पीड. दैट्स व्हाई ट्रोजन हॉर्स एस्ट्रॉयड रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर. ट्रोजन हॉर्स आप लोग सुने होंगे, कंप्यूटर में एक मैलवेयर है जस्ट लाइक अ वायरस, ट्रोजन हॉर्स. तो ये क्या है? ट्रोजन हॉर्स का यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड का नाम है. तो इट रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर. एक है हॉक, इसमें से है हॉक, HAWK. हॉक एस्ट्रॉयड इज द नियरेस्ट टू द अर्थ. अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो एस्ट्रॉयड है उसका नाम है हॉक. हॉक इज द नियरेस्ट एस्ट्रॉयड टू द अर्थ. ओके, अभी मैंने क्या बताया कि दे आर मेड अप ऑफ द रॉक्स हैविंग इरेगुलर शेप, move in the irregular orbit with non-uniform motion. Sometimes they collide to each other. कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाता है, कोलिजन हो जाता है, कोलाइड हो जाता है. तो आपको कुछ ना कुछ पार्ट ब्रेक होगा. आप कुछ ना कुछ पार्ट अगर ब्रेक होगा ड्यू टू मोमेंटम, वो जो प्लैनेट है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आकर के गिरेगा. आप देखो ना, ये जितने प्लैनेट्स हैं सबका ग्रेविटेशनल फील्ड है. इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है. तो कभी कभी क्या है कि ड्यू टू दी मोमेंटम अगर ये पार्ट जो टूटता है, द ब्रोकन पार्ट ऑफ द एस्टेरॉयड इज कॉल्ड मीटियोरॉइड. द ब्रोकन पार्ट ऑफ द एस्टेरॉयड इज कॉल्ड मीटियोरॉइड. आई बात समझ में? जो पार्ट टूट जाता है एस्टेरॉयड में, आपस में जब टक्कर होता है और टूट जाता है, वो टूटे हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे?
मीटियोरॉइड बोलेंगे। और मीटियोरॉइड जो है ड्यू टू मोमेंटम, कभी कभी क्या है कि मोस्ट ऑफ द मीटियोरॉइड जो है वो जुपिटर के ऑर्बिट में, बहुत सारा इसी में रह जाता है, बहुत सारे जो है जुपिटर के ग्रेविटेशनल फील्ड में आकर के गिरता है, बिकॉज इसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी कुछ मीटियोरॉइड जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आके गिरता है, तो अर्थ उसको अपने तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो सम ऑफ द मीटियोरॉइड enters into the gravitational field of the earth and the earth attracts it towards तो अब जब इसको अट्रैक्ट करता है तो we know that earth, around the earth there is an envelope of gas that is called atmosphere। तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, और उसमें भी एक लेयर है जिसको बोलते हैं हम थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जैसे ये मेटेओराइड एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इट स्टार्ट्स टू बर्न, ये जलने लगता है, ये मेटेओराइड जलने लगता है। अगर ये कंप्लीटली जल जाएगा, इफ द मेटेओराइड बर्न्स कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड मीटियोर, मीटियोर और शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। सो इफ मेटेओराइड completely burns in the atmosphere of the earth, that is called shooting star, meteor और meteor shower जो बोलना है आपको। अब देखो, अगर लेकिन अगर साइज बड़ा होगा meteoroid का तो ये completely नहीं जलेगा। if meteoroid does not burn completely in the atmosphere of the earth and falls on the surface of the earth, अगर ये पूरा नहीं जलता है और सरफेस पे आ गिरता है, जहाँ गिरेगा उस जगह पे क्रैटर बन जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। सो अगर नहीं जलेगा, अर्थ पे गिरेगा, दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट, मीटियोराइट, RITE, मीटियोराइट। इफ मीटियोराइट डज नॉट बर्न कंप्लीटली एंड फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट। एंड जहाँ मीटियोराइट गिरेगा जिस जगह पे, उस जगह पे क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, क्रैटर बन जाएगा। और क्रैटर जो है जब पानी से भर जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो इट बिकम्स अ लेक, दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट लेक, मीटियोराइट लेक। ऐसे ही एक लेक है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है लोनार लेक। लोनार लेक जो है महाराष्ट्र में एक मीटियोराइट लेक है। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने देखा एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोराइट, मीटियोर, राइट? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कॉमेट। व्हाट इज कॉमेट? सी आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ये जो इसमें क्या है, पूरा गैस है, पूरा है क्या, पूरा गैस है। आउटसाइड इन द क्यूपर बेल्ट देर आर अ लॉट ऑफ क्लम्प ऑफ गैसेस, गैस के बहुत सारे गुच्छे हैं, क्लम्प ऑफ गैसेस है। और ये क्लम्प ऑफ गैसेस क्यों है? अच्छा, गैसेस आर इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। आप देखो ना, ये क्या है, कोल्डेस्ट प्लैनेट जिसका टेम्परेचर -1000 डिग्री सेल्सियस है। इसमें तो और ज़्यादा होगा, -1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मीन्स कोई भी गैस जो है वो गैसेस फॉर्म में नहीं रहेगा, सब के सब क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो इवन गैसेस आर इन द सॉलिड फॉर्म इन द क्यूपर बेल्ट। ओके, कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू दी, बिकॉज आप जानते हो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एलिप्टिकल शेप में है। कैसा है? एलिप्टिकल शेप में है। तो सम टाइम कभी कभी क्या है कि ये जो सॉलिड गैस क्लम्प है वो इसमें एंटर कर जाता है, तो सन अपनी ओर खींच लेता है। तो बेसिकली ये जो आप देखते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ द गैस विच इज अट्रैक्टेड बाय द सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अपने ओर खींचता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉमेट।
यही है कॉमेट। और सॉरी, जितना ये सन के करीब आएगा, जितना वो सन के करीब आएगा, तो ये जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि ये जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म जो है मेक्स अ टेल, सो दिस टेल इज कॉल्ड कोमा, दिस इज कॉमेट। सो द लिक्विड फॉर्म ऑफ द comet due to increasing temperature which makes a tail that is called coma। ये जितना और नज़दीक आएगा उतना बड़ा टेल बनाएगा लिक्विड का, गैस का, कोमा। प्रॉब्लम क्या है कि कॉमेट से हम लोग क्यों डरते हैं? चलो, यहाँ से अगर कॉमेट गुजर गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से कॉमेट जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कॉमेट अगर ऐसा आया और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर गया, सपोज comet enters into the gravitational field of the earth, तो अर्थ क्या करेगा? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो है ना उसको डैमेज हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही है कॉमेट। ओके, फाइनली कॉमेट जो है यहाँ सन के करीब आकर पूरा का पूरा गैस फॉर्म आ जाता है। तो ये कॉमेट पूरा गैस फॉर्म में अराउंड द सन इन द ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी एंड सन, इसके चारों ओर जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सो दिस इज द व्हाट? कॉमेट बेल्ट, कॉमेट बेल्ट। ओके, क्लियर? आई बात समझ में? ओके, समहाउ एक कॉमेट है हैलीज। सो हैलीज कॉमेट इज सीन एवरी 76 ईयर्स। हर 76 ईयर्स पे जो है ये हैलीज कॉमेट दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था, लास्ट टाइम इट वाज सीन इन 1986 एंड एवरी 76 ईयर्स इट इज सीन टू अस। आई बात समझ में? तो ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया है फिनिश। आई थिंक सो, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब पूरा इसमें दिया हुआ है। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, ब्राइटेस्ट स्टार डॉग स्टार दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सीरियस, प्लैनेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट जुपिटर, देखो इसमें 67 है, अभी कितना हो गया? 94। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपट्यून, रेड प्लैनेट मार्स, बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम गैनीमेड, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम डिमोस, ब्लू प्लैनेट अर्थ। ओके, तो ये सब क्या है इसमें दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लेंगे। रेड प्लैनेट मार्स, सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वीनस, ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी अर्थ, लोएस्ट बता दिया हूँ सैटर्न, हॉटेस्ट वीनस, डीपेस्ट ओशन जुपिटर, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है जुपिटर का ही है। रेट्रोग्रेड रिवोल्यूशन मीन्स क्या? उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वीनस एंड यूरेनस, मैं बताया था कि जिसके लास्ट में यूएस है, ये उल्टा घूमते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट मैंने बता दिया आपको क्या है। ड्वार्फ प्लैनेट आर द टाइनी प्लैनेट्स इन द आवर सोलर सिस्टम, एनी सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन वेरिंग फोर्थ सेल्फ ग्रेविटी एंड नियर बाय द राउंड ऑफ दिस शेप इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इट शुड नॉट बी सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट। सेरस, प्लूटो, यूमिया, मेकमेक, एरिस, ये सब है। एस्टेरॉइड्स मैं आपको दिखा दिया हूँ, एस्टेरॉइड्स क्या है। ओके, कॉमेट्स आई हैव टोल्ड यू। देखो हेलीज कॉमेट जो है 76 ईयर्स पे दिखता है। मीटियोर्स, सैटेलाइट्स, नाउ वी कम ऑन द पॉइंट द मून। ओके, इतना क्लियर ना? कुछ डाउट तो नहीं? चलिए, some important details about the moon. We know that this is the sun. ये क्या है? सन है।
Okay, suppose this is the earth and this is the moon around the earth. So basically moon का जो मास है, द मास ऑफ द मून इज 1/4 द मास ऑफ द अर्थ. तो जो अर्थ का मास है उसके 1/4 है. ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6. देखो कंफ्यूज मत होना, मास 1/4 है और ग्रेविटी जो है वो अर्थ के 1/6 है. आई बात समझ में? अगर मान लो कि अर्थ पे अगर कोई 60 kg का है तो मून पे वो 10 kg का हो जाएगा, राइट? तो मास जो, हाँ, तो मास 1/4 है और ग्रेविटी 1/6 है. ओके. मून हैज नो एटमॉस्फेयर, वी नो दैट. मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सो वी कैन नॉट लिसन दी वॉइस ऑन दी मून. मून पे हम लोग नहीं सुन सकते हैं. वी कैन नॉट टॉक. नाउ मून, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, मून के अराउंड अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो इन फ्रंट ऑफ द सन इट इज वेरी हॉट, बट बिहाइंड द सन इट इज वेरी कूल. देयर इज नो एटमॉस्फेयर. अगर एटमॉस्फेयर नहीं है और हमारे अर्थ की तरफ ओशन नहीं है, तो अगर इतना ज़्यादा वाटर नहीं है और वाटर है लेकिन ऐसे जो हमारे अर्थ पे वाटर है वैसा फ्लोइंग वाटर नहीं है. आई बात समझ में? इसलिए बता रहा हूँ कि जो मून है, मून पे एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हीट बैलेंस नहीं होता है, और हीट बैलेंस नहीं होता है तो इन फ्रंट ऑफ द मून बहुत ही टेम्परेचर हाई होता है. मतलब हम बोल सकते हैं कि डे टाइम में जो टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर वो बहुत अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है. देखिए बिहाइंड द सन मीन्स नाइट बोल सकते हैं. तो नाइट टाइम में जो है वो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -180 डिग्री सेल्सियस. वी कैन सी द डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है. लगभग 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेंज है यहाँ पे. तो इन फ्रंट ऑफ द सन इट इज़ वेरी हॉट, बट बिहाइंड द सन इट इज़ वेरी कूल. ओके. ओके, कुछ डाउट तो नहीं? मून, देखो मून पे बहुत सारे माउंटेन हैं. सो द माउंटेनियस एरिया और हिली एरिया ऑन द मून, दे आर द व्हाट ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून, बिकॉज जो माउंटेनियस एरिया है दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, बिकॉज द मून हैज नो इट्स ओन लाइट, सो इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, दैट इज कॉल्ड मून लाइट. तो जो भी सन का लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है उसको मून लाइट बोलते हैं. लेकिन जो मून लाइट जो है एक्चुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे मून पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको ब्राइट दिखता है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो डार्क, डार्क मीन्स व्हाट, ब्लैक स्पॉट दिखता है. तो ये जो माउंटेनियस एरिया है या माउंटेन्स बोल सकते हैं, ये है आपका ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून. लेकिन जो डार्क स्पॉट है मून पे वो एक्चुअली क्या है, क्रैटर है, उसमें बड़े बड़े गड्ढा है, क्रैटर्स है. ओके. तो क्रैटर्स आर लुकिंग, या क्रैटर्स लुक इन ब्लैकिश कलर, ब्लैक कलर का दिखेगा आपको. ठीक है. मून पे जो सबसे बड़ा माउंटेन उसको बोलते हैं लिब्यूटी माउंटेन. लिब्यूटी माउंटेन जिसका हाइट जो है इवन हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, 10,200 मीटर. जबकि माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट का. तो क्या है, लिब्यूटी माउंटेन जो मून पे है उसका कितना है, 10,200 मीटर, इवन हायर देन द माउंट एवरेस्ट. ये क्या है, मून का. ओके. तो इतना क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं, राइट ना? चलिए अब हम बात करते हैं. ठीक है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इन सेम वे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अब देखो कि जिस तरह से अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहे हैं, वैसे उसी तरह से मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं. ओके. बट ये जो तीनों बॉडी है, ये दीज थ्री
सेलेस्टियल बॉडीज आर नॉट ऑन द सेम प्लेन में नहीं है। आप ऐसा समझो कि सपोज ये मून है और ये सन है, ये मून है और अर्थ यहाँ पे है नीचे, थोड़ा नीचे, यहाँ मून है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है। आप माना कि ये सेम प्लेन में नहीं, सेम लाइन में तो आ सकता है लेकिन सेम प्लेन में नहीं है। सेम वे हमारे सोलर सिस्टम में भी ऐसा ही है। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर अर्थ जो है सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं तो मून जो है वो कुछ अलग घूम रहा होगा। मून जो है कुछ अलग शेप में घूम रहा होगा। आई बात समझ में, कुछ अलग शेप में ही घूम रहा होगा, सेम प्लेन में नहीं है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर सेम प्लेन में आ जाएगा, इफ दीज थ्री बॉडीज कम इन द सेम प्लेन एंड इन द सेम लाइन, देन द शैडो ऑफ वन बॉडी फॉल्स ऑन द अदर बॉडी। अब मान लो कि ये तीनों अगर सेम प्लेन में और सेम लाइन में आ जाएगा तो अर्थ का शैडो मून पे पड़ेगा, या अगर मून यहाँ है तो मून का शैडो अर्थ पे पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स। वही होता है एक्लिप्स। अगर सेम लाइन में आएगा और सेम प्लेन में तब एक्लिप्स हो जाएगा। इसलिए ये सेम लाइन में नॉर्मली नहीं होता है। अब हम देखते हैं। ओके, तो हियर अब देखो सनलाइट अगर मून पे जो भी आ रहा है वो मून क्या करता है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ, पूरा रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ। तो हम बोल सकते हैं कि मून जो है यहाँ पे पूरा का पूरा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स एंड इट लुक्स इन दिस शेप। सो दिस, इस पोजीशन पे जो मून है, दिस मून इज कॉल्ड फुल मून। फुल मून, पूर्णिमा, पूनम की रात, फुल मून यहाँ पे होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मून जो है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अगर मून आता है इस पोजीशन पे देन वी कैन नॉट सी द मून। मून तो होती तो है लेकिन मून जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, देखो ये मून आपको देखो यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ, देन वी कैन सी द मून। बट हियर मून रिफ्लेक्ट द लाइट टुवर्ड्स दिस, नॉट टुवर्ड्स दिस। मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन सी ओनली द डार्क पार्ट ऑफ द मून। देखो डार्क पार्ट मून को हम देख ही नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी द डार्क पार्ट ऑफ द मून। मून इज देयर, मून इज स्टिल देयर, बट मून जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स वीनस या टुवर्ड्स सन, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इन दिस पोजीशन वी कैन नॉट सी द मून, हम मून को नहीं देख सकते। तो हम बोलते हैं कि मून जो है वो नहीं है। सो दिस मून इज कॉल्ड न्यू मून। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यू मून, मतलब अमावस की रात। आई बात समझ में? फुल मून और न्यू मून, क्लियर? हेलो, ओके। नाउ on this position and this position we see half of the moon। यहाँ पे हम आधा मून को देख पाएंगे, मतलब इधर जो लाइट रिफ्लेक्ट है इधर इधर अर्थ की तरफ, तो हम आधा मून को हम देख पाएंगे। ये जो आधा मून है, हाफ मून है, वी कैन सी हाफ ऑफ द मून हियर। हियर वी कैन सी हाफ ऑफ द मून, वी कैन सी हाफ ऑफ द मून। ओके, तो वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द मून। हम लोग ये पार्ट जो है मून का हम नहीं देख पाएंगे, ये पार्ट हम मून का नहीं देख पाएंगे। सो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर मून, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वार्टर मून। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून एंड थर्ड क्वार्टर मून। ओके, सी बिटवीन हियर टू हियर जो मून होगा, यहाँ से यहाँ तक जो मून होगा, तो वी कैन सी मोर देन हाफ ऑफ द मून।
यहाँ पे क्या है कि हम ज़्यादातर मून तो देख पाएंगे, थोड़ा सा पार्ट को नहीं देख पाएंगे, तो ये पार्ट हम मून का देख पाएंगे। तो दिस पार्ट ऑफ द मून कैन बी विजिबल टू अस। ओके, तो इफ़ विजिबिलिटी इज मोर देन हाफ, अगर विजिबिलिटी अगर हाफ से ज़्यादा होगा तो इसे हम बोलते हैं गिब्बस मून। दिस इज कॉल्ड व्हाट? गिब्बस मून। गिब्बस मून। अगर मून इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, देन वी कैन सी, बहुत ही कम मून को आप देख पाओगे। अर्थ इधर है तो हम इधर से देख पाएंगे, तो बहुत, वी कैन सी वेरी लेस मून, हम यहाँ पे बहुत ही कम मून को ही देख पाएंगे। Okay, so this type of moon, this type of the moon is called crescent moon. Crescent moon, gibbous moon, crescent moon. Okay, first quarter moon, third quarter moon, full moon, new moon. Okay, got it. Now the point is, ठीक है, अब देखो, फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून द विजिबिलिटी ऑफ द मून डिक्रीजेज। आप देख सकते हो कि मून की विजिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ से यहाँ तक मून की जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस काइंड ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ द मून, विजिबिलिटी ऑफ द डिक्रीज ऑफ द मून, दैट इज कॉल्ड वैनिंग मून। वैनिंग मून, इन हिंदी इट इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष और वैनिंग मून। And from new moon to full moon, the visibility of the moon increases. So increasing visibility of the moon, that is called waxing moon, शुक्ल पक्ष। तो जो हमारे हिंदू कैलेंडर है, आपने पढ़ा होगा हिंदू जो कैलेंडर है या सुना होगा, सो हमारा जो फेस्टिवल्स है वो इसी पे बेस्ड है, मीन्स मून और अर्थ के पोजीशन पे बेस्ड है। दैट्स वाई इंडिया में जितने भी कैलेंडर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, तो इंडिया में जितने भी कैलेंडर्स हैं, ऑल दी कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड द मून, दैट इज कॉल्ड लूनर कैलेंडर। क्या बोलेंगे उसको हम? लूनर कैलेंडर। तो इंडिया में जितने भी कैलेंडर है सब लूनर कैलेंडर है, बिकॉज इसी पे बेस्ड है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, मतलब जिस कैलेंडर को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा फेस्टिवल सेम डेट को एवरी ईयर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा कैलेंडर या हमारा फेस्टिवल इस पे बेस्ड है। जैसे गणेश चतुर्थी, अब गणेश चतुर्थी क्या है? चंद्रमा के चौथे दिन चतुर्थी होता है। आप देखो ना, ये क्या है? वैनिंग मून, मीन्स क्या? कृष्ण पक्ष। अब यहाँ से शुरू होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, फिर आते हैं यहाँ पे अमावस। फिर कृष्ण पक्ष का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। आवाज़ ब्रेक हो रही है?
अच्छा, आपको भी प्राजक्ता? वही तो, शायद उधर कुछ प्रॉब्लम होगा नेहा। देखिए नेट प्रॉपर है आपका। नेहा आवाज़ आ रही है? हेलो, ये क्या हो गया? नेहा, प्राजक्ता आपको आ रही है आवाज़? वही नेहा, आप देखिए उधर से कुछ प्रॉब्लम होगा। एक बार रीज्वाइन हो जाइए वापस। तो ये आपने देखा। अब देखो कि सपोज मून यहाँ से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन के लिए जो मून टाइम लेता है वो कितना लेता है? 27.5 डेज। So 27.5 days, this is called sidereal month. Sidereal month means what? See, ये जो मून है, मून का रेवोल्यूशन एंड मून का रोटेशनल पीरियड सेम है। मून जो है खुद के एक्सिस पे भी क्या है, इतना ही टाइम लेता है, और यहाँ पे चारों तरफ घूमने के लिए भी उतना ही टाइम लेता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज सी द सेम surface of the moon because its rotational and revolutional period are same। दोनों पीरियड सेम है, रोटेशनल भी रेवोल्यूशनल भी, इसलिए हम मून के हमेशा सेम पोजीशन को ही देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सपोज वी आर सीइंग दिस प्लेस फ्रॉम द अर्थ, तो ये रोटेट होगा, तो मतलब दिस प्लेस बिकम्स हियर दिस प्लेस, मतलब यही प्लेस देखो ना, क्योंकि ये रोटेट भी हो रहा है, और यही प्लेस में यहाँ पे हो जाएगा, ये यही प्लेस जो है यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में? दैट्स वाई वी सी द सेम सरफेस ऑफ द मून बिकॉज दे आर रोटेशनल, सो इट्स रोटेशनल एंड रेवोल्यूशनल पीरियड आर सेम। और कितना दिन का होता है? 27.5 days, एंड दैट इज कॉल्ड सैडल मंथ। ओके, सी हियर अर्थ और मून के बीच में क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, दिस इज कॉल्ड एपोजी। व्हाट? एपोजी। एंड द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा? मून और अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड पेरीजी। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज पेरीजी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज एपोजी। पेरीजी इज ऑफ 3,64,000 kilometer, 3,64,000 kilometer। एपोजी इज अराउंड 4,06,000 kilometer। तो आप देख सकते हो कि एपोजी मीन्स मून और अर्थ के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जो 4,06,000 किलोमीटर है, एंड पेरीजी मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, दैट इज 3,64,000 किलोमीटर। ओके, ओके, मैक्सिमम 68% सरफेस ऑफ द मून कैन बी सीन थ्रू ऑफ द होल ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ के सरफेस पर से, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका वगैरह जितने भी है, सबसे अगर हम देखेंगे, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हेलो, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी जो है नेटवर्क चला गया था। दिख रही है अभी स्क्रीन? प्राजक्ता आपको दिख रही है स्क्रीन? ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया। आप देखो ध्यान से। सॉरी, थोड़ा मैं इसको और स्मॉल कर देता हूँ। सब
सपोज हियर जो है यहाँ पे सन है, अब देखो कि 20 मून जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और ये वन कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए 27.5 days और सेम टाइम पीरियड फॉर द रोटेशन ऑल्सो, दैट्स वाई वी सी ऑलवेज द सेम सरफेस ऑफ द मून एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड साइड्रल मंथ। साइड्रल मंथ मतलब एक साइड पे आने के लिए उसको 27.5 days लगता है। लेकिन ज़रा सोचो कि 27 डेज तक तो अर्थ यहाँ पर नहीं रुका रहेगा, बिकॉज अर्थ भी तो सन के अराउंड घूम रहा है। अर्थ भी क्या है, सन के अराउंड घूम रहा है, तो तब तक तो वहाँ बेचारा अर्थ तो नहीं रुकी रहेगी ना, तो ये भी तो घूमेगी, मतलब 3 महीना में अर्थ जो है यहाँ पर आ जाएगी। सोचो ज़रा, तो अर्थ जो है अराउंड 1 मंथ में यहाँ से खिसक कर अर्थ कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो करीब करीब यहाँ पहुँच जाएगा अर्थ। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन विथ इट्स होल सिस्टम, ये अर्थ का सिस्टम है और अर्थ अपने सिस्टम के साथ जो है ना वो सन के अराउंड घूमते हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसका जो सिस्टम है कुछ यहाँ पे बन जाएगा सिस्टम। मतलब फुल मून यहाँ है तो इसी जगह पे मून को आने के लिए कितना टाइम लगेगा बताया अभी आपको, 27.5 days। मतलब सेम पोजीशन पे मून को आने के लिए 27.5 days लगता है, दैट इज कॉल्ड सीडल मंथ। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फुल मून नहीं होगा, यहाँ पे जो फुल मून है वो नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, वाई? फुल मून होने के लिए, या सोचो ना कि ये मून है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है। जरा सोचो कि अगर सन का लाइट अगर मून पे आता है, अर्थ यहाँ पे है, तब आप देख पाओगे। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे मून जो है हम पोजीशन यहाँ कर दिए, तो अभी क्या लाइट का रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, हम पूरा नहीं देख पाएंगे ना। तो वही बात हो रहा है कि ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए, ये सन, मून और अर्थ। भले ही सेम प्लेन में ना हो चलेगा, लेकिन एक लाइन में तो है। अब ये एक लाइन में अगर आएगा तभी जो है यहाँ पे अगर मून होगा तब फुल मून होगा, तब क्या होगा, फुल मून। फुल मून होने के लिए मून का पोजीशन ये होना चाहिए, न कि ये होना चाहिए। आई बात समझ में? तो फुल मून होने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 दिन और कुछ घंटे और टाइम लेता है। हम बोल सकते हैं 29 3/4 days मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 30 days। So this time period is called synodic month। synodic मतलब फुल मून टू फुल मून और न्यू मून टू न्यू मून। न्यू मून कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। न्यू मून टू न्यू मून जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 30 days, दैट इज कॉल्ड सिनोडिक मंथ। हम क्या बोलेंगे, सिनोडिक मंथ। एंड दिस मंथ इज कंसिडर्ड इन हिंदू कैलेंडर, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें यही मंथ कंसीडर करते हैं, हिंदू साका कैलेंडर। देखो साका कैलेंडर जो है वो इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर है, याद रखना, इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर है ये, इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर। साका कैलेंडर इज इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर। ओके, साका कैलेंडर जो है वो इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर है और इसका जो फर्स्ट मंथ होता है वो चैत्र होता है। क्या होता है, फर्स्ट मंथ होता है चैत्र और लास्ट मंथ होता है फाल्गुन। अभी जो फाल्गुन चल रहा है वो लास्ट मंथ है। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ एंड फाल्गुन इज द लास्ट मंथ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन क्या है, इसका लास्ट है, इसी में होली होता है। ठीक है, तो ये इसका मंथ होता है। ओके, अगर हम साका कैलेंडर की बात माने तो इसका शुरुआत, इसका स्टार्टिंग हुआ था 78 AD में और ये शुरू किया था साका रूलर। कौन, साका रूलर स्टार्ट किया था, जिसको हम कुषाण रूलर ही बोल सकते हैं, कनिष्क सॉरी। तो कनिष्का ने चालू किया था इसको। वैसे हिंदू कैलेंडर में बहुत सारे कैलेंडर है, जैसे कलयुग कैलेंडर, विक्रम कैलेंडर, साका कैलेंडर, गुप्ता कैलेंडर, बुद्धा कैलेंडर, जैन कैलेंडर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर हैं। एग्जाम्पल के लिए अब महाराष्ट्र में देख लो, जो मराठी लोग होते हैं
जैसे आप शायद महाराष्ट्र, हाँ आप महाराष्ट्र है ना, तो आप लोग का जो न्यू ईयर होता है गुड्डी पड़वा से शुरू होता है, राइट। गुड्डी पड़वा आप लोग का न्यू ईयर है, राइट। वही गुजराती को आप देखोगे, करेक्ट ना। वही गुजराती पीपल जो होते हैं उन लोग का जो न्यू ईयर होता है वो दिवाली से होता है, राइट। दिवाली को वो लोग फर्स्ट मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। वही तमिल लोग जो है पोंगल से उन लोग का न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, ठीक है। मीन्स 14 जैसे हम लोग का मकर संक्रांति होता है उस दिन उन लोग का पोंगल होता है। केरला में ओनम से शुरू होता है, ओनम से फर्स्ट न्यू ईयर चालू होता है। वही अगर बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में, हम लोग के इधर जो है स्पेशली न्यू ईयर जो है यही चैत्र से शुरू होता है। इस दिन हम लोग का भी एक फेस्टिवल होता है, तो यहाँ से ये इसी ही कैलेंडर को मानते हैं, और ये इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर भी है। एंड कुछ जगह पे जो है होली के बाद, होली लास्ट डे मानते हैं, होली के बाद ही न्यू ईयर शुरू हो जाता है। एनीवे हमारे इंडिया में बहुत सारे कैलेंडर्स है, लेकिन ऑल दीज कैलेंडर्स आर लूनर कैलेंडर। लूनर मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड द मून। अर्थ और मून के पोजीशन पे बेस्ड है, चाहे आपका महाराष्ट्र कैलेंडर ही क्यों ना हो। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ इंडिया में पूर्णिमा टू पूर्णिमा मतलब फुल मून टू फुल मून 1 मंथ कंसीडर करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ इंडिया में न्यू मून टू न्यू मून 1 मंथ कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो श्रावण मास होता है, श्रावण मास, श्रावण का जो महीना होता है वो नॉर्थ इंडिया में पहले होता है और साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में बाद में होता है। तो ये बेसिकली ऐसा है। अब हम बात करते, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मून और अर्थ पे, मून और अर्थ के पोजीशन पे जो कैलेंडर बेस्ड होगा दैट इज कॉल्ड लूनर कैलेंडर। इसे हम बोलेंगे लूनर कैलेंडर, ठीक है। बट द कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन एंड द अर्थ, वो कैलेंडर जो सन और अर्थ के पोजीशन पे बेस्ड है, दैट कैलेंडर इज कॉल्ड सोलर कैलेंडर। जैसे ग्रीगोरियन कैलेंडर और रोमन कैथोलिक कैलेंडर। जो रोमन कैथोलिक कैलेंडर है, जो क्रिश्चियंस लोग जो है सेलिब्रेट मतलब फॉलो करते हैं, और रोमन कैथोलिक और ग्रीगोरियन जिनको हम लोग जो है प्रैक्टिकली यूज करते हैं। फर्स्ट मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो है मंथ, वह है ग्रीगोरियन कैलेंडर, वह है सोलर कैलेंडर। पोजीशन ऑन द सन एंड द अर्थ। देखो अर्थ जो है सन के अराउंड घूमने के लिए कितना टाइम लेता है, 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स, 12 सेकेंड्स। मीन्स अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 365 डेज 5 आवर्स मीन्स 365 डेज 6 आवर्स। देखते हो, इसको अगर हम कंसीडर करें तो लगभग क्या है 6 घंटे, कितना 6 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा नॉर्मली इन 1 ईयर दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स। 1 ईयर आपने स्किप किया 6 घंटे, सेकेंड ईयर जो है आप स्किप किए तो 12 आवर्स। मीन्स ऐसे 4 ईयर अगर आप स्किप करते हैं तो हो जाता है 24 आवर्स। मीन्स कितना, 1 डे। वी कैन नॉट स्किप, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करेंगे तो जो सीजन्स है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। दैट्स वाई इन 365 डेज एट द लास्ट ऑफ 4th ईयर 1 डे इज एडेड, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। वही हो जाता है लीप ईयर। लीप मीन्स जंप, तो हम लोग क्या 1 ईयर को जंप कर देते हैं, 1 डे को जंप कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। तो आई होप समझ में आया होगा लीप ईयर क्यों होता है, राइट। यू गॉट ना लीप ईयर क्यों होता है। ओके नाउ चलिए, अगर हम मानते हैं लीप ईयर है एंड वॉट एवर, लेकिन देखो यहाँ पे हिंदू कैलेंडर में 1 मंथ में 30 डेज, अगर 1 मंथ में 30 डेज तो ईयर में 12 मंथ। 12 मंथ मीन्स क्या, 360 डेज इन हिंदू कैलेंडर। ईयर में क्या 360 डेज, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून। लूनर है इसलिए 360 डेज। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीगोरियन जो हम लोग फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो ग्रीगोरियन है, सोलर है। इसमें कितना होता है 365 डेज।
आप देखो ना 1 ईयर में कितने डेज का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, 5 डेज का, 5 डेज 6 आवर्स, मतलब लगभग 6 दिन का, 6 डेज का जो है डिफरेंस हो गया, राइट, हो गया ना। तो ये जो 6 डेज का डिफरेंस है हिंदू कैलेंडर मतलब लूनर और सोलर कैलेंडर में 6 डेज का, तो जरा सोचो कि 5 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 30 डेज का डिफरेंस, 5 ईयर्स में कितना, 30 डेज का डिफरेंस, मतलब 1 मंथ का डिफरेंस। इसलिए आप देखोगे जैसे इस बार जो है होली, मान लो अभी, मान लो कि होली जो है इस बार अगर आ रहा है 2 मार्च को, 2 मार्च को, तो नेक्स्ट ईयर होली जो है वो 6 दिन पहले आ जाएगा, कितना, 6 दिन पहले आ जाएगा। आप देखना ऐसा होता है हमारे फेस्टिवल्स में। तो ये जो है 6 डेज का जो ये डिफरेंस है, तो 5 ईयर में 30 डेज, 1 मंथ का डिफरेंस, अगर इसको प्रॉपर मैनेज नहीं करेगा तो जो सीजन्स होता है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि 1 मंथ इन हिंदू कैलेंडर दैट इज कॉल्ड 13th मंथ, 13th मंथ इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा मंथ, एक्स्ट्रा मंथ। वैसे हिंदू मैथोलॉजी में बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लिए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसको 12 महीना के अंदर कोई नहीं मार सकता, न उसको मनुष्य मार सकता है, इंसान मार सकता है, और ना ही उसको जानवर मार सकता, न उसको दिन में मार सकता, न रात में मार सकता, न जमीन पे, मतलब ऐसा उसको ऐसा वरदान मिला था, ऐसा मैथोलॉजी कहते हैं। इसलिए 13th मंथ जो है वो लाया गया। तो हम मैथोलॉजी में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझिए कि 13th मंथ एक्चुअली मैथोलॉजी जो भी है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक्चुअली ये जो बैलेंस करने के लिए 13th मंथ लाया है, ताकि जो सीजन्स है वो इबैलेंस ना हो सीजन्स जो है वो बैलेंस रहे। और दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मंथ। एक्स्ट्रा मंथ को हिंदू हम लोग में जो है उसको अशुभ मानते हैं कि ये शुभ नहीं है, इसमें शादी विवाह नहीं होता है, कोई भी जो सैक्रिड वर्शिप या एक्सेट्रा ये सब काम इसमें नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। ये था हमारा सोलर सिस्टम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वी हैव फिनिश द सोलर सिस्टम। सॉरी। नाउ एज वी नो दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सेंटर में है, एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। पहले हम देखते हैं द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप क्या है? तो देखो अर्थ का जो शेप है वो एक्चुअली पोल पे फ्लैट है, पोल पे फ्लैट है, इक्वेटर पे बल्ज है, इक्वेटर पे कुछ ऐसा शेप है। तो देयर इज फ्लैट ऑन दिस पोल्स, दोनों पोल पे क्या है, फ्लैटनेस है टोटली। और इक्वेटर पे देखो क्या है, थोड़ा फुगा हुआ है, बल्जनेस है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा बल्जनेस है, और यहाँ पे फ्लैटनेस है। तो दिस काइंड ऑफ दिस शेप, नॉर्मली तो आप लोग पढ़ा होगा कि ओवल शेप बोलते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग। इसको बोलते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जियोइड शेप। सो दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। तो देखो सॉरी, this is the diameter of the earth, equatorial diameter. Equatorial diameter of the earth is of 12,756 kilometer.
equatorial diameter, that is 12,756 kilometer. This is the what? Polar diameter between the two poles. Polar diameter of the earth, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। तो देखो इसका डायमीटर में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 14 और 56, अराउंड 42 किलोमीटर का डिफरेंसेस है पोलर डायमीटर एंड इक्वेटोरियल डायमीटर के बीच में। ये है शेप ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ आर सोलर सिस्टम इज इन डिश शेप। मान लो ये डिश है, तो डिश शेप में है। अगर हमारा सोलर सिस्टम डिश शेप में है तो द अर्थ इज इंक्लाइंड, अर्थ जो है टिल्ट है, द अर्थ इज टिल्ट इन द प्लेन ऑफ द सोलर सिस्टम। इस पे क्या है? झुका हुआ है। सो द एक्सिस थ्रू विच द अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड पोलर एक्सिस। The axis through which the earth rotates is called polar axis. Upper pole is called north pole and lower pole is called south pole of the earth. North pole. The line which divides the earth into two equal parts and is perpendicular to the पोलर एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी। वैसे तो ईच लाइन विच क्रॉसेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसे बहुत सारे लाइन हो सकते हैं जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, लेकिन याद रखना कि ओनली वन लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स and is perpendicular also to the polar axis. This imaginary line is called the equator. यही इसकी बोलता है इक्वेटर। इक्वेटर है क्या? वो लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है और पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, उसके 90 डिग्री पे भी है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अपर हाफ्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and lower part of the earth is called southern hemisphere. Okay, basically the earth is inclined by the y axis. मान लो ये y axis है, ये x axis है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल देख रहे हो वो है 23.5 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो ऑफकोर्स ये एंगल कितना होगा? 66.5 डिग्री होगा। ओके, समझ गए? आवाज आ रही है? ओके, नाउ देखो ये जो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अभी स्किप कर दूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा टॉपिक हो जाएगा लंबा और हमारा जो है अधूरा रह जाएगा, में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इसमें हम देखने वाले सीजन्स कैसे होता है। जैसे मान लो कि अर्थ रोटेट होता है तो समर सॉलिस्टिस डे, हाउ द ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसे बनता है, सन ओवरहेड्स कैसे होता है, फिर हम उसमें अलग अलग जोन होता है, टोराइड जोन, ओके, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो ये सब क्या है? इसमें सीजन्स होगा, ऑटम सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये कैसे होता है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा और ये पूरा हो नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूँ इसको, एक काम करता हूँ, मैं ये आज नहीं बताऊँगा वरना पूरा नहीं हो पाएगा। ये समझ लीजिए, दिस इज द अर्थ, this is the equator, this line, the imaginary line, equator is at 0 degree latitude, 23.5 degree north, 66.5 degree north, 90 degree north,
90 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। सो 0 डिग्री लैटिट्यूड में कैसे बोलते हैं? द इक्वेटर। दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। दिस इज द नॉर्थ पोल। साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये अलग अलग रीजन है। तो जिस जीन, क्योंकि ये जो जोन आप देख रहे हो, ये जो जोन है, दिस जोन एंड दिस जोन, इसमें सन हमेशा ओवरहेड होता है। सन का पोजीशन जो है वो इसी के बीच में ओवरहेड होता है, यहाँ से यहाँ तक ही सन का पोजीशन ओवरहेड होगा। सो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। टेम्परेचर इज सो हाई इन दिस रीजन, दैट्स वाई दिस रीजन इज कॉल्ड टोराइड जोन, ओके, और ट्रॉपिकल जोन। इन दिस जोन हमेशा क्या होता है? समर सीजन। ऑलवेज क्या होगा? ये समर सीजन, टेम्परेचर इज सो हाई। दिस जोन, this zone and this zone is called temperate zone. इसमें होता है 4 सीजन्स। 4 सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। क्यों होता है, कैसे, मैं आगे बताऊंगा अगले क्लास में। सिर्फ इतना समझिए, ये जोन में क्या है? 4 सीजन्स होता है। अगर हम बात करेंगे जैसे इंडिया में, अगर देखोगे ना, इंडिया में जो तमिलनाडु है, केरला है, उसमें सिर्फ समर सीजन होगा, उसमें विंटर सीजन नहीं होता है। इंडिया में भी आप देखोगे तो केरला और तमिलनाडु में विंटर सीजन नहीं होता है, हमेशा समर सीजन ही होता है पूरे साल। दिस जोन, इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। मीन्स हमेशा यह होगा विंटर सीजन, टेम्परेचर इज सो लो, विंटर सीजन। इसलिए आप देखते हो कि जो यूक्रेन है, रसिया, यूक्रेन, नॉर्वे, इस समय क्या है कि थ्रू आउट द ईयर, मतलब ईयर में 2 टाइम वीट्स होता है। जो गेहूं होता है फसल 2 टाइम होता है, क्योंकि गेहूं विंटर सीजन में ही होता है। ये हमारा हमेशा रसिया में, यूरोप वगैरह में हमेशा विंटर ही होता है। ओके, क्लियर? तो हम लोग का जो लास्ट जो है वो, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और हम लोग आज बहुत सारे टॉपिक कर भी लिए हैं। ये मैं नोट्स सेंड कर दिया, एक बार आप लोग देख लेना नोट्स में। ये सब बता दिया हूँ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब भी है। कितना इंक्लाइंड है ये बता दिया हूँ, रोटेशन ऑफ द अर्थ ये सभी बता दिया हूँ आपको। देखो ये रेवोल्यूशन मैंने नहीं बताया, रेवोल्यूशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं स्किप रखा हूँ। ये बहुत सारे टॉपिक्स है, इसलिए कवर नहीं हो पाता। सीजन्स वगैरह है, इक्विनॉक्स वगैरह एक्सेट्रा, तो ये रह गया है। देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैक्सिंग मून, फर्स्ट क्वार्टर, एपोजी, पेरिजी, ये सब हो गया है हमारा। एक्लिप्स से बाकी है। तो 1 मोर लेक्चर, हम लोग का बहुत सारे टॉपिक्स फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्लियर? ठीक है ना?